नमस्कार, मैं शुभम। और सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने काम के प्रति ईमानदारी और नेक इरादा ही देश की सबसे बड़ी सेवा है। तो चलिए इसी काम के प्रति ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए आज हम करेंगे ओली मूक पर जो एडिक्विटी पैटर्न पर बेस्ड है मूक नंबर 1, उसका सोल्यूशन हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा अप्रोच सबसे अलग है और सबसे यूनिक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये सेशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार खोखले पाइप पर वर्निश लगाना है। यदि पाइप के दोनों सिरे खुले हैं इसका मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया वाले पर क्या करना है, वर्निश लगाना है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि वर्निश किया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम जानते हैं सिलेंडर का कितना होता है, 2πRh किसी भी चीज़ का। ठीक है ना, किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो उसका यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो नीचे का बेस होता है उसका पेरीमीटर और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिलेंडर का जो नीचे का बेस होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसका पेरीमीटर 2πr और h से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2πRh। चलो ठीक है, तो 2πRh अगर हम करें तो 2 गुने 22/7 r की अगर हम बात करें तो दिया है 2.8 इंटू 14 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो 7 से कटेगा 2 बार में। ठीक है ना, 22 दूनी 44 दूनी 88 और 88 को जब हम 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुने 8 यानी कि यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी यूनिट डिजिट पर 4 हो, और सिर्फ ऑप्शन बी ही है जिसकी यूनिट डिजिट पर क्या है, 4 है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, ये है DI का क्वेश्चन, इसको हम लास्ट में देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इन रेखाओं और एक अक्ष से घिरे दो रैखिक समीकरणों 6x + y = 18 और 2x - y = -2 द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, y देखो यहाँ पे माइनस का y है, वहाँ पे प्लस का y है, तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 6x + 2x यानी कि 8x। 8x बराबर आएगा 18 - 2 16 के बराबर, तो जो x आएगा वो आएगा 2। ठीक है ना, और x का मान अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पे रखें तो 6 दूनी 12, तो जो y निकल करके आएगा वो आएगा 18 - 12 6 के बराबर। ठीक है ना, और यही y जो है वो क्या हो जाएगा, वही यही हाइट हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन देखो ये 2 और 6 इन दोनों रेखाओं का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। आगे चलते हैं, अब आगे बोल रहा है कि निर्मित क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर हम मान लो कि पहले इक्वेशन में क्या रखें, y बराबर 0 रखें। ठीक है ना, y बराबर अगर हम 0 रख दें तो 6x बराबर 18 होगा, तो x यहाँ से निकल करके आएगा 3। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में अगर y बराबर 0 रख दें तो 2x बराबर -2 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये जो 0 हो जाएगा तो 2x बराबर -2, तो यहाँ से x निकल करके आएगा -1, यहाँ से x निकल करके आया -1। तो अब देखो 1/2 बेस क्या होगा, अरे भैया जो x होता है, x अक्ष होता है वही तो हॉरिजेंटल होता है ना, तो उसी को तो हम बेस लेते हैं ना। देखो 3 और -1 का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, 4 यूनिट, और यहाँ से जो हाइट है वो है 6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 से ये जाएगा 3 बार में, 4 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको सॉल्व करना है। देखो a + b = a - b क्या होता है, a² - b², तो 8m + 5n और 8 ये गलत है। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक जगह क्या होगा, माइनस होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 8m + 5n और 8m - 5n क्या होगा, 64m² - 25n², और इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है ना, माइनस वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है ना, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 354.5 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 316 रुपये में बेचने पर हुई हानि की धनराशि से 50% अधिक है। देखो मैं अभी इससे पहले इस एयर पब्लिकेशन पे, जो आदित्य रंजन सर का पब्लिकेशन, वहाँ पे मैं बेसिक से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे मैं SSC मैथ्स का क्या करा रहा हूँ, डिस्कशन करा रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे ये सब इन सब का सोल्यूशन मैंने बहुत बेसिक से दिया, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। ये SSC मैथ्स में बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। देखो 316 रुपये में बेचने पर हुई हानि धनराशि से 50% अधिक है। मान लो कि 316 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना, और एक और बेच रहा है 354.5 पर। मान लो इसके बीच में कहीं CP आ रहा है, ठीक है, तो CP जो है इसके हानि से 50% अधिक लाभ हो रहा है। अगर मान लो 50% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितना होता है, ये होता है 1/2। तो अगर मान लो कि 2 यूनिट का अगर यहाँ पे हानि इसको हो रही है तो इससे 50% अधिक लाभ हो रहा है, यानी कि 2 + 1 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। अब यहाँ से देखो इनका डिफरेंस कितना है,
इनका डिफरेंस है 32 38.5 का, ठीक है। और इसी 38.5 का वैल्यू कितना है, 3 + 2 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालें तो इसको हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा ये। देखो किसी भी चीज़ को अगर 5 से डिवाइड करना है ना, तो उस चीज़ को क्या करो, डबल कर दो और एक अंक बाद दशमलव लगा दो। तो 38.5 और 38.5 ये जाएगा हाँ कितने बार में, अगर हम इसको काटे तो 5 7 35, 5 7 35, 7.7, ठीक है ना। मतलब डबल करके एक अंक बाद हम दशमलव लगाते हैं। अब 7.7 को दोगुना करें हम यहाँ पे तो कितना होगा, देखो सीपी निकालने के लिए 7.7 का दोगुना करके 316 में जोड़ सकते हैं, या फिर 7.7 का तीन गुना करके 354.5 में से घटा सकते हैं। तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 7.7 का अगर हम यहाँ पे दोगुना करें तो ये आएगा 15.4, ठीक है। और अगर हम इसमें जोड़ दें तो 316 और 15 कितना होता है, 331। 331.4 हमारा सीपी आया, और इसको बेचना है किस पे, 20% लाभ पे। तो अगर हम इसमें 120/100 करें और इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो यहां से ये जीरो इस पॉइंट को हटा देगा। 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट पर 8 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव आएगा, जो कि है ऑप्शन सी। डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 10 किलोमीटर/आवर की चाल से, बी से सी तक 8 किलोमीटर/आवर की चाल से और सी से डी तक 6 किलोमीटर/आवर की चाल से यात्रा करता है। यदि ए से बी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी का 2 गुना और सी और डी के बीच की दूरी का हाफ है। अगर हम यहां से देखें तो ए बी सी और डी, ठीक है ना, मतलब 3 पार्ट में ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो ए से बी के बीच की दूरी बी और सी, अगर मान लो ये 1 है तो इससे ये 2 गुना दूरी है, ठीक है। और जो सी और डी के बीच की दूरी है यहाँ पे हाफ है, यानी कि ये 4 गुना है, 2 से इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 4 यूनिट है, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है क्या, व्यक्ति की औसत चाल। औसत चाल होता है क्या, टोटल दूरी बटे में टोटल समय। तो अगर टोटल हम दूरी निकालें तो 4 2 6 1 7 यूनिट, ठीक है ना। और टोटल अगर हम समय निकालें तो समय क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो 2 बटे में अगर हम 10 करें तो यहाँ से आया 1 बटे में 5 प्लस 1 बटे 8 प्लस 4 बटे में अगर हम 6 करेंगे, ठीक है ना, 6 करेंगे तो वो आएगा 2 बटे में 3। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ से देखें तो 8 5 40 3 120, ठीक है ना। देखो 5 से 24 बार में ये जाएगा, प्लस 8 से ये जाएगा 15 बार में, और 3 से ये जाएगा 40 बार में। 120 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 गुने 120 बटे में आएगा 24 और 15 कितना हो, 8 से 15 बार में, और 3 से जाएगा 40, 3 से 40 बार में, 40 दूनी 80 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 80 होगा, ठीक है ना। 24 15 होता है 39 और 80 जोड़ देंगे तो उसमें आएगा 80 20 119 के बराबर, ठीक है। 7 से ये कटेगा 17 बार में, यानी कि 120 बटे में 17, ठीक है ना। 19 वाला तो ऑप्शन नीचे 17 ही आएगा। 17 7 होता है 119 1 20, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन ए बराबर 3/7 है तो कॉट ए का मान, साइन ए का जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है कितना होता है, पी बटे में एच, और इसका कॉट का होता है बेस बटे में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी कि परपेंडिकुलर 3 जो है वो नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। और अगर हम बेस की बात करें तो 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे तो 49 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√10, ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने 1 शॉट वीडियो डाला है इसी प्लेटफॉर्म पर, वो जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया है। 48 मिनट का वो वीडियो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक में संजीवनी का काम करेगा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ पूछ ही नहीं सकता है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। बस 48 मिनट का वो वीडियो है। 18% प्रति वर्ष की दर से 32 महीने में 36,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। देखो 32 महीना, मान लो कि इसको जब हम साल में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल हो। इसमें जो 3 आ रहा है मैक्सिमम इसके 3 को काट देगा, लेकिन इसका 9 तो बचेगा ना भैया, इसका 9 तो बचेगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 9 का एक मल्टीपल हो। 9 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो 8 7 15 2 17 1 18, ऑप्शन ए हो सकता है। 7 2 9 4 1 5 ये नहीं है। 7 4 11 2 13 14 ये भी नहीं है। 7 2 9 6 15 1 16 ये भी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सीधे आंसर हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसका मान दिया है 9 और 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर बराबर 6 दिया है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 2x प्लस 5y का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी कि आंसर वो देखो यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन डी ही है 2.25, यानी कि 225 जो 15 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे तो 1.55 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा, ठीक है। बाकी सब स्क्वायर है ही नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें गुणा भागा कुछ नहीं करना है, सीधे स्क्वायर करना है और 2.25 पर टिक करना है, आगे बढ़ना है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक साथ ए और बी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, 4 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है तथा बी शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। यदि बी अकेले कार्य करता था उस कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं? देखो 4 दिनों में क्या करते हैं कि ए और बी एक साथ काम करते हैं और 16 दिन में वो टोटल अगर काम कर दें तो 4 दिन में कितना कर पाएंगे? 4 दिन में अगर हम देखें तो 4/16 करेंगे, यानी कि 1/4, यानी कि 25% काम कर दिए। बचा काम कितना? 75%। 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4, ठीक है ना। अब ये जो शेष काम है ये कर रहा है बी कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 यूनिट यानी कि टोटल काम कितने में करेगा? 3 का ये 8 गुना है तो ये 8 गुना करिएगा तो ये आएगा 32। इसमें एलसीएम पेलसीएम कुछ नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इसमें एलसीएम लेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे बस फ्रैक्शन पे इस क्वेश्चन को कर देना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजन ने अपने वेतन का 20% किराए पर, शेष का 25% उसका मासिक वेतन, ठीक है ना। अच्छा, 50% खाने पर और उसके बाद शेष का 80% बिल पर खर्च करता है। देखो मासिक वेतन हम मान लेते हैं सैलरी उसका एस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% किराए पर, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, तो बचा कितना? 4/5, ठीक है ना। इस 4/5 का वो क्या कर रहा है कि 25% खर्च कर रहे हैं परिवहन पे, तो बचा कितना? 1/4 इसका फ्रैक्शनल होता है तो 3/4 बचा, ठीक है। ये सब मुंह में ही कर लेना है, ओरल करना है ताकि हमारा स्पीड इनहेंस हो और टाइम बचे। उसके बाद 50% खाने पर, तो बचा कितना? 50% बचा, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। और उसके बाद शेष का 80% बिल पर, तो 80% जब खर्च हो गया तो बचा कितना? 1/5 और बचा। अरे भैया 20% बचा ना, 80% खर्च कर दिया तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। और ये सबके बराबर किसके बराबर है? 2500 + 1100 यानी कि 3600 के बराबर है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें और रेड पेन से तो ये 4 से 4 कटेगा, ठीक है ना। 4 से 4 कटेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 से 1200 जाएगा, ठीक है ना। 1200, तो 1200 गुने 50, 25 दूनी 50, यानी कि 12 5 60, 60 वाला आंसर जो इसमें 60 का फॉर्म बने वो हमारा आंसर हो जाएगा। जीरो को नजरअंदाज करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा -1 बटे में रूट अंडर कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा +1 बटे में रूट अंडर कोसेक थीटा -1। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक वीडियो, वो वीडियो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप धुएं में उड़ा दीजिएगा। देखो अगर हम इसका रेशनलाइज करें हर प्रमेयीकरण, तो कोसेक -1 से ऊपर और नीचे अगर हम, अरे भैया कोसेक -1 से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कोसेक -1 और कोसेक थीटा -1, कोसेक -1 जिसको मैं सी लिख रहा हूं, -1 बाहर निकल जाएगा और यहां पे बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि होता है कॉट थीटा के बराबर। तो यहां पे आएगा कॉट थीटा, ठीक है ना। और यहां पे आएगा प्लस, यहां पे भी कोसेक थीटा +1 बाहर निकल जाएगा और नीचे बनेगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। हम अगर दोनों को जोड़ दें, तो नीचे तो टोटल के बटे में कॉट थीटा आएगा ना, दोनों को जोड़ दें तो देखो यहां से 1 से 1 खत्म, 2 कोसेक थीटा और यहाँ कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा यहाँ से आकर के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। साइन थीटा कोसेक थीटा को काट देगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। 2/cos थीटा ऊपर जाएगा, cos थीटा तो सेक थीटा बनेगा, 2 सेक थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक नाव धारा के अनुकूल 156 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे में तय करती है। तो यहां से अगर हम देखें डाउन स्ट्रीम जो इसका स्पीड निकल कर आता है 26 × 6 होता है 156, 6 किलोमीटर/आवर, ठीक है ना। प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो समान समय लेती है। धारा की चाल अगर 2 किलोमीटर है, अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर हो गया तो नाव का चाल कितना? 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो प्रतिकूल यहां से अगर हम इसका स्पीड देखें तो कितना आया? 2 किलोमीटर/आवर और 52 किलोमीटर चलना है तो कितना आया? 26 घंटा आया, ठीक है ना। और बोल रहा है क्या कि 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो समान समय लेती है, बिल्कुल समान समय ले रही है, 26 सही ले रही है। तो ऑप्शन मतलब कि कथन एक सही है। दूसरे में अगर हम बात करें तो ट्रेन एम की चाल 96 किलोमीटर/आवर है, यह 380 मीटर लंबी है। तो ट्रेन एम द्वारा 580 मीटर लंबी और 64 किलोमीटर/आवर की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एन को पार करने में लगने वाला समय 21.6 है, ठीक है ना। मतलब कि पूछ रहा है कि अगर समय निकाले तो वो 21.6 के बराबर आएगा। देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना आया? 5 3 8, मतलब 800 और 160, 960, ठीक है। अरे भैया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, और रिलेटिव स्पीड हम जो दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों रिलेटिव स्पीड हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 96 किलोमीटर/आवर यहाँ पे और 64 किलोमीटर/आवर यहाँ पे, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 6 15 1 16, ठीक है। 160 किलोमीटर/आवर। इसको हम 5/18 से क्या करेंगे? वो करेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है।
21.6 9 का मल्टीपल है और यहाँ भी 9 का एक मल्टीपल आएगा, तो बहुत ज़्यादा संभावना कि सही, ये भी सही ही होगा। 0 से 0 16 छक्का 96, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये आएगा 3.6। किसी भी चीज़ को अगर 5 से डिवाइड करना है तो उस चीज़ को आप डबल कीजिए और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 18 का डबल किया मैंने 36 और एक अंक बाद मैंने दशमलव लगा दी, और 36 छक्का होता है 216, 6 का क्यू हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये भी सही है, माने कि बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में ओ वृत्त के केंद्र पर है तो एडीबी का मान, एडीबी इस क्वेश्चन में अगर हम इसका मान हमसे पूछा है, देखो 40 + 30 इसी का ये क्या होता है, सम के बराबर होता है, 70 डिग्री डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन आप बेसिक से करना चाहते हैं तो 40 30 70, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 40 30 70, तो ये बच्चा कितना 110, और हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में अगर ये 110 तो ये कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये बच्चा कितना 70 डिग्री, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और k+1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी कि k+1 क्या है 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तभी तो शेषफल 0 हो रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का संभावित मान है, देखो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें एक ऐड करने पर वो 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, और ऑप्शन सी ही है, नहीं ऑप्शन सी ही है 64 1 65, जो 5 एक ऐड करने पर 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 अलग अलग संख्याओं के एक समूह का माध्यिका 55 है, यदि सबसे छोटी 5 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 20 की कमी कर दी जाए तो नहीं माध्यिका, तो ये बराबर ही होगा। देखो माध्यिका हमेशा बीच वाला होता है, तो 11 है तो छठा नंबर वाला क्या होगा माध्यिका रहा होगा। ठीक है, तो 5 में हम कुछ भी घटाएं बढ़ाएं कुछ भी, माध्यिका पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा 6 7 में करें तो माध्यिका पे अंतर पड़ेगा, 5 से कम 4 भी यहाँ पे बोलता तो माध्यिका रिमेंस, मतलब कि माध्यिका पे कोई असर नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P 12 में से 5 बार सच बोलता है और Q 21 में से 8 बार सच बोलता है, तो क्या संभावना है कि वो एक ही तथ्य बताते हुए एक दूसरे को खंडन करे। देखो खंडन कम करेंगे जब एक सच बोलेगा और दूसरा झूठ बोलेगा। तो मान ले अगर हम पहली बार में कि P सच बोला यानी कि 5/12, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Q को झूठ बोलना पड़ेगा। तो अगर 21 में से 8 बार सच बोलता है तो झूठ कितना बार बोल रहा होगा, 21 में से अगर हम 8 घटाएं तो कितना होगा, 21 में से अगर हम 8 घटाएं तो 13 होगा, यानी कि 13/21। ठीक है ना, अब इस बार क्या करेंगे, हम Q को सच बोलवा देंगे, यानी 8/21 गुने, अब P को अगर हम झूठ बोलवाएं तो 5 बार अगर सच बोल रहा है 12 में से, तो 7 बार झूठ बोला होगा, यानी कि 7/12। अब इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है। 13 5 65 प्लस 8 7 56, देखो 21 गुने 12 होता है कितना 252। ठीक है ना, तो नीचे तो 252 आएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा 252, क्योंकि ये 252 के फैक्टर भी तो नहीं है ना। और अगर हम इसको जोड़ें तो 13 5 65 और 8 7 56, यूनिट डिजिट पर एक आ रहा है, यानी कि 121 ही होगा। डायरेक्ट हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इमारत की ऊंचाई 213 मीटर है, यदि इसके विपरीत दिशाओं में जमीन पर स्थित दो बिंदुओं का अवनमन कोण, ठीक है ना, ये 213 मीटर है। ठीक है ना, यहाँ पे ये अवनमन कोण 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे मान लो कि 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब देखो अवनमन कोण ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में कि यहाँ पे 30 डिग्री बनाए फिर डायरेक्टली यहाँ पे 30 डिग्री लिखना है, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये 60 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, √3। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 1 होगा। 30 डिग्री के सामने अगर √3 है तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, उसके सामने 3 होना। ठीक है, अब √3 यूनिट का वैल्यू कितना है 213, और हमसे क्या पूछ रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से दोनों के बीच की दूरी 3 + 1 4 यूनिट। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ से अगर हम 3 से इसको काट दे तो 3 7 21 71 71 √3 71 चौके 4 1 4 7 चौके 28 284 √3, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये अपने माइंड में ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि एडुकेटिव क्वेश्चन सेट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। अरे भैया हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन करेगा, पूछ ले कहाँ से पूछना है। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का आंतरिक कोण समद्विभाजक और जेड एंगल जेड होगा ना, एंगल जेड होगा, जेड आर का बाहा कोण कैसे, एंगल आर का बाहा कोण समद्विभाजक एस पर मिलते हैं तो पी बराबर 78 डिग्री है, तो क्यू एस आर उसका आधा होता है 3.39 डिग्री, इसका आधा होता है। ये 8वीं क्लास में पढ़ना था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ग्रह एक्स पर एक रोबोटिक प्रोब एक विशाल एलियन वृक्ष के सामने स्थिर होने के लिए एक लोहे की छड़ लगाता है। यह छड़ ग्रह की समतल सतह के साथ कोण ए बनाती है, जहां tan A बराबर 60 डिग्री है। प्रोब द्वारा स्कैन किए पेड़ की ऊंचाई, अरे भैया तो छड़ के आधार और एलियन के वृक्ष के आधार के बीच की दूरी, यानी आधार का पूछ रहा है। देखो ये क्या होता है, P/B हो रहा है, हमसे क्या पूछा है, आधार पूछ रहा है। 60 का डबल दिया है, 60 दूनी 120, तो 11 दूनी 22, क्योंकि अब इसमें नहीं पढ़ना कि 11 60 और 61 का एक ट्रिपलेट होता है, तो वहां से हम एक ट्रायंगल बनाए और फिर ये सब करें, नहीं 60 का
120 तो 11 का 11 दूनी 20, 22। 20 छात्रों की औसत अंक 70 है। 80 और 60 अंक प्राप्त करने वाले 2 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं और उनकी जगह 2 नए छात्र आ जाते हैं। यदि नए औसत अंक 71 है तो दोनों नए छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योग। ठीक है ना, देखो यहां से देखो तो 20 छात्रों का औसत अंक कितना है, 70 है, तो 80 और 60 अंक प्राप्त करने वाले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 80 जो है वो प्लस 10 लेकर के जाएगा, अरे भैया 70 प्लस 10 80, और यहाँ पे माइनस 10 छोड़ करके जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखें तो टोटल डेविएशन तो 0 आ रहा है, यानी कि ये दोनों निकल जाएंगे 80 और 60 लेकर के भी, तो हमारा जो औसत रहेगा वो 70 ही रहेगा, क्योंकि नेट डेविएशन 0 हो रहा है। ठीक है, 70 ही हमारा होगा। अब देखो उनकी जगह पे 2 छात्र आ रहे हैं तो 71 हो जा रहा है, यानी कि 70 दूनी 140 तो वो लेकर के आ ही रहे हैं, प्लस में 20 छात्र में एक एक बढ़ा रहे हैं। अरे भैया यहाँ से एक नहीं बढ़ रहा है, यानी कि एक एक अगर 20 में बढ़ेगा तो 20 गुने 1 हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 140 और प्लस 20 160 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन में पेन भी नहीं लगाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 परीक्षणों का प्रसरण 15 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण 375 हो जाता है। ठीक है ना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जो न्यू वेरिएंस होता है ना, न्यू वेरिएंस होता है ओल्ड वेरिएंस गुने एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें कि ओल्ड वेरिएंस कितना है 15, ठीक है, और न्यू वेरिएंस है 375। ठीक है, तो यहां से हम एन स्क्वायर देखें तो ये कितना आएगा, 25 बार में कटेगा, यानी कि एन स्क्वायर 25 आया तो एन कितना आएगा, 5 आएगा। अब इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन है, एक रिटेलर एक वॉशिंग मशीन बेचते समय 6% और 4% के 2 क्रमिक लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य 33,072 रुपए था तो प्रारंभिक मूल्य, देखो प्रारंभिक मूल्य हमें नहीं पता है। ठीक है ना, 6% का लाभ यानी कि 106 में बेचा होगा तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 53/50 आएगा। ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि 4% का लाभ एक और कमा रहे हैं, ये आएगा कितना, 52/50, 52/50 बराबर है 33,072। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम 13 से काटे इसको, 13 चौका 52 और इसको काटेंगे 13 दूनी 26। ठीक है ना, 7 0 13 5 65, 5 7 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 4 बार में। ठीक है ना, 4 से अगर हम इसको काटे तो 4 छिक्का 24, 1 4 4 12, 2 4 छिक्का 24। 53 से अगर हम इसको काटें तो ये जाएगा एक बार में 53 दूनी 106। ठीक है ना, 2500 गुने अगर हम 12 कर देंगे तो किसी भी संख्या को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है ना तो उस संख्या को क्या कीजिए कि आप 1/4 से गुणा करके उस पर 0 लगा दिए, तो 1/4 को अगर हम करेंगे तो 3 का फॉर्म बनेगा, और 3 का फॉर्म ऑप्शन डी है। ये छोटी छोटी चीजें अभी मैं शुरू करने वाला हूं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ही मैं कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इजी कर दूंगा। कैलकुलेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, नंबर सिस्टम में इतनी चीजें होती है कि वो सबको समझ जाओगे तो कैलकुलेशन ऐसी आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये है 2 बिंदुओं ए 6a और b 9b के बीच की दूरी 3√10 इकाई है, तो a माइनस बी का मान, दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 9 - 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b - a का स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर अच्छा a - b पूछा है ना, तो b - a निकालो या फिर a - b बराबर ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, बराबर 3√10 का स्क्वायर करेंगे 9 × 90। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो b - a का स्क्वायर जो आया वो कितना आया, 90 - 9 गया 81, तो b - a या फिर a - b आप कुछ भी निकालो, b - a निकालो या फिर a - b, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा 9, जो कि ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एक और यहाँ पे बच रहा है, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा, और मैं इसके अलावा एयर पब्लिकेशन पर एसएससी मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो उसमें मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियोस, और डेफिनेटली ये वीडियोस आपको फायदा पहुंचाएगी। और इस चैनल पर हम एडुकेटी पर बेस्ट जितने प्लेटफॉर्म के जितने भी मॉक हैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉक के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।